जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में। प्यारे मित्रों, ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी ग्रामर आप लोगों के लिए मैं निःशुल्क लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और इस क्लास का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, आप लोगों के नंबर में प्लस पॉइंट के लिए काम करने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को ज़रूर अटेंड करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी विद्यार्थी हमारे लिए लाइक कर सकते हैं कीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे का वीडियो अपलोड करने में अपनी हिम्मत जुटा पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ बात के हुए हम जो है शुरू करेंगे अपने सेशन को। और ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे व्याकरण। देखिएगा दोस्तों, व्याकरण होती क्या है। दोस्तों, व्याकरण क्या होते हैं, व्याकरण क्या चीज़ है दोस्तों। तो व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ा और लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, उसको हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और व्याकरण में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण में हम सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वर्ण विचार में हम देखेंगे वर्णमाला से संबंधित सारे टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। लिखित वर्ण है, लेकिन अगर उच्चारण में पूछ ले तो वो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद शब्द बनता है और शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य मिलता है। कभी कभार इनका ऑर्डर पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, पहले आएगा आपके पास ध्वनि, ठीक है। ध्वनि के बाद आपके पास वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद क्या आता है, आपके वाक्य बनता है। देखिए दोस्तों, हिंदी में जो है दोस्तों 44 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 44 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, जिसमें आपको याद रखना है 11 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं और 44 प्रकार के, उसको याद रखना 33 प्रकार के जो होते हैं हमारे पास व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 प्रकार के उसमें व्यंजन होते हैं। यानी कि 11 प्रकार के स्वर, 33 प्रकार के हमारे पास व्यंजन होते हैं। लेकिन हमें याद रखना है हमारे हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है और यही आपको याद रखना है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। अब हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों स्वर को। स्वर क्या होता है दोस्तों? तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण अन्य किसी ध्वनि की सहायता से नहीं होता, मतलब ये जो होती हैं दोस्तों वो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। कौन से रूप से? स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, इनको स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं समझें दोस्तों। स्वर जो होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, ई उ ए ऐ ओ औ री, ये सभी जो होते हैं दोस्तों स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई दोस्तों? हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने गए हैं। कितने माने गए? 11 स्वर माने गए हैं। अब हम देखें दोस्तों, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दोस्तों अश्व स्वर और एक होता है आपके पास दीर्घ स्वर, ठीक है। अश्व स्वर और दीर्घ स्वर। अश्व स्वर कौन से स्वर होते हैं दोस्तों? अश्व स्वर के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? देखिए दोस्तों, अश्व स्वर के अंतर्गत आपको याद रखना है छोटे छोटे जितने वर्ण होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सभी किसके अंदर आते हैं? अश्व स्वर के अंदर आते हैं। दीर्घ स्वर के अंदर बड़े वाले आते हैं, जैसे आपको याद रखना है ये बड़ी वाली नहीं आएगी, छोटा ऊ आ जाएगा। इसके अंदर आपको याद रखना है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ, आई और औ, ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनको हम तरह तरह से पढ़ते हैं, कहीं जीवा के आधार पर बटे हैं तो कहीं अन्य प्रकार से बटे हैं, जिनको हम आगे देखने वाले हैं। अभी मैं ध्यान से देखना है आपको स्वरों का उच्चारण। देखिए दोस्तों, मात्रा किस तरह से लगती है। जैसे छोटा आ की कोई मात्रा नहीं, बड़ा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटा ऊ को इस तरह से, बड़ा ऊ को इस तरह से, ए को इस प्रकार से, आई की दो मात्रा इस तरह से, ओ की इस तरह से, औ की इस तरह से, छोटी की इस तरह से, बड़ी की इस तरह से और री की मात्रा जो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। और यह वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि री की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों री की मात्रा को इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब समझेंगे थोड़ा व्यंजन समझेंगे। बाकी मैं अभी स्वरों को डिटेल से पढ़ाऊँगा, है ना, उसमें आप बहुत अच्छे से समझने वाले। देखिएगा दोस्तों, जिन ध्वनियों का उच्चारण
आपको याद रखना है किसकी सहायता से होता है दोस्तों, स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। इनको कितने 5 वर्गों में बांटा गया है। और इसमें कितने वर्ग होते हैं आप देखिए दोस्तों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। इसमें हमने अलग अलग तरीके से इनको बांटा हुआ है, उसको देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन। क्या है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं, या, र, ल, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन में कौन से आते हैं, तो जो सा हा है ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या दोस्तों हिंदी में 3, लेकिन हम ये मूल रूप से 4 ही मानते हैं। 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक छ, त्रा और ज्ञा। छ जो है छोटा का और सा से मिलकर बना होता है, त्रा ता और रा से मिलकर बना होता है, ज्ञा होता है वो जा और यहाँ से मिलकर बनता होता है। एक हमारे पास सरा होता है, इसका जो है सा और रा से मिलकर बना होता है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन यानी कि कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में 52 वर्णों की मान्यता प्रदान है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट समझिए, इनको उच्चारण के आधार पर किसको कहाँ रखा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ और जो का वर्ग होता है और जो विसर्ग वाला व्यंजन होता है जिसे आप आहा कहते हो, इसको हम कंठ से उच्चारण करते हैं। किससे उच्चारण करते हैं, कंठ से उच्चारण करते हैं। एक बार ध्यान सुनिए, छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग का और आहा जो होता है उसको हम कंठ वर्ड से उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा है छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग और या और सा। इसका उच्चारण हम किस से करते हैं, तालब्य से करते हैं। री, टा वर्ग और रा और सा का मूर्धन्य से करते हैं। ला, ता वर्ग और ला और सा का जो होता है ये लरी होता है। ला और सा का उच्चारण दंत से करते हैं। उ पा वर्ग का ओष्ठ से करते हैं, आपको याद रखना है। ये इनको बोलते हैं पंचम वर्ण को, इनको बोलते हैं हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं, यानी कि वर्ण के पंचम वर्ण को क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ए और ई क्या हो जाएगा, ए और आई। ए और आई का उच्चारण होता है दोस्तों कंठ तालब्य से। किससे होता है, कंठ तालब से। ओ और औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है, इम्पोर्टेंट है। बा का उच्चारण है दोस्तों वो दंत ओष्ठ से होता है। बा का उच्चारण किससे होता है, दंत ओष्ठ से होता है। हा वर्ण का व्यंजन किससे होता है, तो अलही जीवा से इसका होता है उच्चारण। अनुनासिक आपको याद होगा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें नाक के साथ मुंह के साथ हवा निकले और अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ में जैसे ये अहम अम होता है, जिससे कंठ और नासिक दोनों का प्रयोग होता है, अभी मैंने बताया, इसको हम नासिक ध्वनियाँ कहते हैं, नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। दूसरी थी हमारे पास, अब इनको उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, तो उच्चारण की दृष्टि से दोस्तों इसको 8 भागों में बांटा गया। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में का वर्ग पूरा है ना, टा वर्ग पूरा, ता वर्ग पूरा और चा वर्ग, यानी कि इसके अंदर पूरे के पूरे 20 वर्णों को कैलकुलेट किया जाता है। 20 वर्ण नहीं, आप गिन के बताइएगा कितने वर्णों को किया जाता है, यहाँ पे लिखे हुए। संघर्षी व्यंजन की बात करेंगे दोस्तों, संघर्षी व्यंजन के अंदर क्या क्या आते हैं, सा, ये तीनों आपको मुफ्त रूप से याद रखना है, इसमें संघर्षी व्यंजनों के अंदर आते हैं। तीसरा है आपके पास स्पर्शी संघर्षी, यानी स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। वे कौन से हैं, चा वर्ग जो होता है ना पूरा, वो आपके स्पर्शी और संघर्षी के अंदर आता है। नासिक व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का अंश नाक से निकलता है उनको नासिक व्यंजन बोलते हैं। वर्णमाला का पंचम अक्षर नासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास पार्श्विक व्यंजन आपको याद रखना है दोस्तों, वो होता है ला। इम्पोर्टेंट बात इतनी है। प्रकम्पित व्यंजन में रा आता है। उदीप्त व्यंजन इम्पोर्टेंट है, डा और ढा उदीप्त व्यंजन आते हैं। संघर्षहीन व्यंजन दोस्तों या और वा, इनको संघर्षहीन कहते हैं और इन्हीं व्यंजन को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब समझिएगा दोस्तों,
हम देखिएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने देखा कि का वर्ग मैंने लिख रहा, अब केवल मैं का वर्ग लिख रहा हूँ, अब उसी से समझ जा रहा। अब इसको जो का वर्ग लिखा हुआ है, इस तरह के सारे वर्ग लिखोगे तो आपको पहले याद रखना है, ये जो पहले दो होते हैं इनको हम बोलते हैं दोस्तों अघोष व्यंजन। क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। अंतिम जो तीन होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं घोष व्यंजन, घोष व्यंजन, या इन्हीं को हम बोलते हैं सघोष व्यंजन। क्या बोलते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। इसमें दोस्तों, इसमें इन दोनों के उच्चारण में कंपन नहीं होता। क्या दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, कंपन नहीं होता। अब परिभाषा में क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है कंपन नहीं होता जहाँ शब्द देखे वो कौन से वर्ण होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं, और अघोष व्यंजन पहले दो होते हैं। यही नहीं कह रहा, ऐसे ही आप चा वर्ग के, ऐसे ही आप पा वर्ग के, ऐसे ही टा वर्ग के सारे दोनों पहले जो होते हैं वो अघोष व्यंजन में आएंगे, और अंतिम तीन जो होंगे वो सघोष व्यंजन में आएंगे। इसमें जो है दोस्तों कंपन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? वर्णों का कंपन होता है। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब इसमें दोस्तों यही घोष हो गया, यही आपको अघोष हो गया। बस इतना ही आपको सघोष और अघोष के बारे में याद रखना है। अब दोस्तों इसी के पास आपके पास दो और होते हैं इसी तरह के, आपको याद रखना है अल्प प्राण और एक होता है दोस्तों महापुराण। तो देखिए दोस्तों, हम बड़े आराम से समझेंगे अल्प प्राण और महापुराण को। जैसे मैंने दोस्तों का वर्ग पूरा लिखा, क ख ग घ अड़ा, इसी तरह से आप पूरे वर्ण लिखिएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको अल्प प्राण बोलते हैं। मतलब वायु जिनमें कम प्राण के साथ निकलती है उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं। अल्प प्राण में एक पहला आएगा, एक तीसरा आएगा, ये होते हैं अल्प प्राण। हर दूसरा वर्ण ये होता है महापुराण, जिसमें दोस्तों हमें जो है महापुराण यानी वायु का ज़्यादा दाब लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं महापुराण। यानी कि पहला अल्प प्राण और फिर इसके बाद आपके तीसरा अल्प प्राण। तो पहला और तीसरा क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया, अल्प प्राण हो गया। उसके बाद ये आपको याद रखना है, दूसरा और चौथा ये आपके कौन से प्राण हो गया दोस्तों? ये आपके महापुराण के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए? महापुराण के अंदर आ गए। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। फिर मैंने अभी आपको बताया था अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन में दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन में नाक का सहायता लेनी पड़ती है। इसमें आह यानी कि जो चंद्रबिंदु वाले होते हैं, चंद्रबिंदु वाले होते हैं, उन सब को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। कौन से कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब इनको समझें। देखो स्वर्ग मैंने अभी बताए थे, जो स्वर इस तरह से हमारे पास 11 हैं, इनकी मात्रा इस तरह होती है। अनुस्वर में अम आता है, विसर्ग में यह आता है, अनुनासिक में जिनमें नाक और मुंह का मदद लेनी पड़ती है, अनुनासिक चंद्रबिंदी वाले होते हैं। व्यंजन में ये सभी आते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो इस तरह से होते हैं। हलंत का चिन्ह इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये शब्द को आधा बनाने में प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैंने कहा का, जैसे मैंने लिखा का, तो ये दोस्तों का कैसे बना है? का, और इसमें आ वर्ण का उच्चारण किया हुआ है, आ लगा हुआ है। तो ये जो हलंत होता है वो स्वर्ग को अलग करने में सहायक होता है। ये स्वर को अलग करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गृहीत स्वर कौन सा है दोस्तों? गृहीत स्वर। गृहीत स्वर ये आपको इम्पोर्टेंट याद नहीं रखना है। संयुक्त वर्ण, अभी ये को ज़्यादा संयुक्त वर्ण याद रखना है। इसको द्वितत्व व्यंजन भी कहते हैं, द्वितत्व व्यंजन भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उतने ज़्यादा अब हमारे काम की चीज़ें हैं नहीं है। बाकी मैं वर्ण विचार के अंदर और भी बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ाऊँगा। अभी हमें स्वर के बारे में बहुत डिटेल से जानना है। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में हम स्वर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर बात करें स्वरों की, तो मित्रों स्वरों में आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है। स्वरों में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, स्वरों को उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है अश्व स्वर। अश्व स्वर हमारा जिन उच्चारण में कम समय लगता है, या फिर हम ये कहें कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम अश्व स्वर कहते हैं। इसमें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ आता है। ये अश्व स्वर के उदाहरण हो गए। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में अश्व स्वर से ज़्यादा समय या यह कहें कि 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ, इन सभी के अंदर
दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। बात करेंगे पलतु स्वर की दोस्तों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें पलतु स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण दोस्तों नाटक इत्यादि में होता है, जैसे हम राम बोलते थे इसमें होता है, जैसे ये राम, इसमें पलतु स्वर का उच्चारण होता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वरों का उच्चारण किसके आधार पर, स्वरों का उच्चारण वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे दोस्तों। उच्चारण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक अश्व स्वर, एक होता है आपके दीर्घ स्वर, अभी मैंने बता दिया। फिर अभी हम देखेंगे ओष्ठ के आकार पर। देखिए ओंठ के आकार पर दो प्रकार के दोस्तों, एक होता है वृत्ताकार, एक दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार माना होता है दोस्तों जिनमें हमारे ओंठ कैसे हो जाए, वृत्ताकार आकृति के हो जाए। कैसे हो जाए दोस्तों, वृत्ताकार आकृति के हो जाए, वृत्ताकार आकृति के हो जाएं, वृत्ताकार आकृति के हो जाएं। जैसे आप ऊ बोलोगे वृत्ताकार आकृति के हो जाएंगे, बड़ा ऊ बोलेंगे वृत्ताकार आकृति के ओंठ हो जाएंगे, ओ करोगे गोल ओंठ हो जाएंगे, औ बोलोगे गोल ओंठ हो जाएंगे। इसी को हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं दोस्तों। अवृत्ताकार, जिन पर हमारे जो ओंठ होते हैं उच्चारण करने पर ओंठ गोल नहीं होते हैं उन्हें आवृत्ताकार कहते हैं। जैसे मैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री और ए आता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीवाहा के आधार पर इम्पोर्टेंट है और यहीं से निश्चित है कि हमारी परीक्षा में एक क्वेश्चन आने वाला है। पहले देखेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर माने दोस्तों जीवाहा की आगे की ओर काम करता है, जैसे हम जिगाव कहें आगे की ओर गिरता है, आपको याद करना है। जैसे देखिएगा दोस्तों, ई होता है, ई आगे को गिरता हुआ नजर आ रहा होगा इस तरह का, तो इसको अग्र कहेंगे, आगे की ओर गिरता। ऐसे ही हमारे पास बड़ी ई आगे की ओर गिरता हुआ, जैसे ए, ये देखिएगा आगे की ओर गिरता, आई, ये सभी आगे की ओर गिरते नजर आ रहे हैं, इन्हीं को हम अग्र स्वर कहते हैं। फिर आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में आपको याद रखना, फिर आप याद रखिएगा सबसे पहले मध्य स्वर। मध्य स्वर में आता है केवल और केवल छोटा आ। बाकी पश्च स्वर में सभी आते हैं जो 3 के अंक जैसे बनते हैं। केवल आपको याद रखना है कि देखो पश्च स्वर माने जो अग्र स्वर माने जो आगे की ओर गिर रहा हो, जैसे छोटी ई आगे की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी ई, ए भी आगे की ओर गिरता, आई भी आगे की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है। पश्च स्वर बाद में याद रखिएगा, पहले मध्य स्वर। मध्य स्वर में आता सबसे पहले छोटा आ। पश्च स्वर में अंतर्गत 3 बनने वाले, जैसे देखो बड़ा 3 जैसा बनता, ऊ भी, बड़ा ऊ भी, ओ भी और औ भी, ये सभी जो होते हैं पश्च स्वर आकृति के होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुखार्थी के आधार पर यहीं पे शॉर्ट में समझ लेते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों समृत, एक होता है अर्धविरत, एक होता है विवर्त और एक होता है अर्धविरत। समृत माने वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, अर्थात सबसे पहले सबसे कम खुलता है, उन्हें समृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समृत कहा जाता है। समृत स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा ई, बड़ी ई, ऊ और री। अर्ध समृत व्रत में ए और ओ आ जाते हैं। विवर्त स्वर में सबसे ज़्यादा जिसमें मुख खुलता है उसे विवर्त को बोलते हैं, और इससे दोस्तों बड़ा आ इसके अंतर्गत आता है एकमात्र व्यंजन। अर्धव्रत में जिनका वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख व्रत के समान आधा खुलता है उन्हें अर्धव्रत कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, छोटा आ, ए और औ आते हैं। तो ये थी दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, और यही वर्णमाला का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसी के साथ हमारे स्टडी पॉइंट वे टू स्टडी परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन अच्छा लगा तो एक छोटा सा एक लाइक कीजिएगा, जिससे दोस्तों मैं कल के वीडियो के लिए मोटिवेट होकर एक नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।